संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन करते हुए भरत क्षेत्र के विस्तार का और भरत क्षेत्र से संबंधित अन्य भी जो क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र के आगे जो हेमवत आदि क्षेत्र हैं, उन सब के विस्तार के बारे में भी बताया गया। उत्तरा दक्षिण तुल्य इस सूत्र के माध्यम से विदेह क्षेत्र के दक्षिण दिशा के क्षेत्र और पर्वतों की तुलना उत्तर दिशा में रहने वाले क्षेत्र और पर्वतों से भी की जा चुकी है। सूत्र नंबर 27 चल रहा था, जिसमें भरत और ऐरावत में जो वृद्धि और ह्रास होता है, वो वृद्धि ह्रास की चर्चा चल रही थी, जिसमें कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का भी जिक्र आया है। और आपको ये भी बताया गया है कि यह 10 कोड़ा कोड़ी सागर के ये दोनों ही काल होते हैं और ये सब मिलकर के एक कल्प काल के रूप में कहलाते हैं। इन क्षेत्रों का वर्णन समझने के लिए हमें भोग भूमि की कुछ विशेषताओं को भी जानना चाहिए, जो आपको कल भी बताई गई थी कि भोग भूमि में रहने वाले जीव कितनी आयु, किस तरह की अपनी अवगाहना आदि रखते हैं, ये बताया गया था। और उन भोग भूमि में किस तरह का वातावरण होता है, यह वातावरण बहुत कुछ आपको ज्ञात भी है और कुछ आगे बताया भी जा सकता है। सूत्र पढ़ते हैं आगे का। ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम माने दो चीज़ों के लिए यह द्विवचन का प्रयोग किया गया है। जो भरत और ऐरावत ये दो भूमियाँ हैं, इनके अपर माने अलावा जो हैं, वो भूमियाँ अवस्थित हैं। अवस्थित होने का मतलब कि वहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र की तरह काल का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा काल रहता है वैसा ही हमेशा बना रहता है। वह भूमियाँ अवस्थित होती हैं। अब आप जम्बू द्वीप का वह मैप याद करो, जिसमें आपने भरत क्षेत्र देखा था, और उस भरत क्षेत्र के बाद में एक पर्वत आया था, फिर पर्वत के बाद में फिर क्षेत्र आया था हैमवत क्षेत्र। तो वह हैमवत क्षेत्र जो है, उसकी भूमि कैसी है? अवस्थित है। ये यहाँ बताया जा रहा है। यानी भरत और ऐरावत के अलावा जो भूमियाँ हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कैसे हैं? अवस्थित हैं। अब वहाँ पे जो व्यवस्था आपको बताई जाएगी, वो व्यवस्था वैसे ही रहेगी। पहले इस सूत्र के माध्यम से ये ज्ञान में लाओ कि उन भूमियों में जो काल है, जैसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था एक जैसी ही बनी रहती है। तो हैमवत क्षेत्र में भी व्यवस्था, फिर उसके बाद में जब हरि क्षेत्र आएगा तो उसमें भी जो व्यवस्था है, फिर विदेह के परली ओर है ना, जो दूसरा क्षेत्र आएगा जिसे हैरण्यवत क्षेत्र कहते हैं,
उसमें, और फिर उसके बाद में जो रम्यक क्षेत्र आएगा उसमें कैसा होगा, तो जो भी वहाँ की व्यवस्था होगी वो अवस्थित होगी। अवस्थित माने हमेशा वहाँ पर जो काल रहता है वो एक जैसा ही रहता है ना। और ये भी अब जान लेना आवश्यक है कि उन क्षेत्रों के अलावा जो बीच में विदेह क्षेत्र पड़ते हैं, उन विदेहों में आपको बताया था कि वहाँ पर भी जो भूमियाँ हैं वो अवस्थित ही हैं। जो कर्म भूमि के रूप में हैं वो कर्म भूमि की तरह अवस्थित हैं, जो पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के रूप में दिखाई थीं, और जो आपको उत्तर कुरु और देव कुरु के रूप में जो भोग भूमियाँ बताई थीं, वो भोग भूमियाँ भी भोग भूमि के रूप में जैसी हैं वैसी अवस्थित रहती हैं। तो अपने दिमाग में पहले यह सब बात आ जानी चाहिए कि अब यहाँ पर जम्बू द्वीप में जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, उन दोनों को छोड़ करके बीच में जो भी अब बचा रह गया है, वह सब क्षेत्रों के बारे में ये कहा जा रहा है ताभ्याम अपरा अवस्थिता, है ना, कि भरत और ऐरावत के अलावा जो बचा है वह सब कैसा है, अवस्थित है। यानी वहाँ पर कोई ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल नहीं होते हैं। वहाँ पर सुखमा दुखमा सुखमा 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 दुखमा इत्यादि जो 6 काल हैं, इनका ये सब वेरिएशन नहीं होता है। वहाँ पर हमेशा काल जो है वो एक जैसा रहता है और वहाँ के जीवों में भी एक तरह की स्टेबिलिटी रहती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्षेत्रों के बारे में आगे के सूत्र में कुछ बताया जा रहा है। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुरवकाः। अब यहाँ पर कहते हैं 1, 2 और 3 पल्योपम की स्थिति वाले, है ना, ये हैमवतक, जो हैमवत क्षेत्र था उसी को यहाँ पर क्या लिखा है, हैमवतक, और हरि क्षेत्र था उसी का यहाँ शब्द बना हारिवर्षक, माने हरि क्षेत्र से संबंधित जो भी जीव होंगे वो कहलाएंगे हारिवर्षक क्षेत्र के जीव। या वहाँ की जो व्यवस्था हमें अगर बतानी होती है क्षेत्र के भीतर क्या हो रहा है, तो उस क्षेत्र से जो शब्द बनता है हरि से प्रत्यय लग करके वह हारिवर्षक बन जाता है। हरिवर्ष क्षेत्र का नाम है तो उसका मतलब क्या हो गया, हारिवर्षक। और दैवकुरवकाः, है ना, दैवकुरवकाः, दैवकुरु, यह एक तरह से क्या हो गया, 3 इसमें नाम लिए गए हैं। एक हैमवतक क्षेत्र का, एक हारिवर्षक क्षेत्र का, और एक दैवकुरु का। वो कुरु का ही संस्कृत के कारण से कुरव का हो गया बहुवचन में, है ना। तो यह 3 जो भूमियाँ हैं, इनमें ये सभी 3 भूमियाँ, अब देखो जम्बू द्वीप में कहाँ हैं, दिख रही ना, बार बार तो मैप दिखाने की जरूरत नहीं। अब भरत क्षेत्र के एक पर्वत के बाद में जो हैमवत क्षेत्र था, उसी में रहने वाले जो जीव हैं उनको हैमवतक, है ना, उन जीवों के लिए ये कहा गया हैमवतक। जो हैमवत में रहेंगे वो हैमवतक कहलाएंगे। जैसे भरत क्षेत्र में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं, है ना, ऐसा समझ लेना। और फिर उसके बाद में हरिवर्ष क्षेत्र पड़ेगा, तो हरिवर्ष क्षेत्र में रहने वाले जो हारिवर्षक ये जीव कहलाएंगे, और देवकुरु में रहने वाले देवकुरुवक ये कहलाएंगे। तो इन सबकी यहाँ पर आयु बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? हाँ, जीवों की आयु बताई जा रही है, भूमि की आयु नहीं बताई जा रही, है ना। या जो एक हमेशा वहाँ पर भूमि कितने काल तक रहेगी, तो वो तो क्लियर हो चुका है कि भूमि तो अवस्थित है, तो भूमि का कोई काल नहीं रहा, है ना। जो भोग भूमि है तो भोग भूमि ही रहेगी, कर्म भूमि है तो कर्म भूमि ही रहेगी। तो यहाँ पर जो जीव हैं उन भूमियों में रहने वाले, उनका ये काल बताया जा रहा है। भरत क्षेत्र में तो 2 चीज़ें थीं
कि भरत क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो अवसर्पणी काल है। तो अवसर्पणी काल में जो भोग भूमि आती है तो भोग भूमि कब तक रहेगी? तो आपको बताया था उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, है ना। ये तो भूमि का काल हो गया, क्योंकि अवस्थित नहीं है, बदल रही है ना। वही उत्कृष्ट भूमि ही थी, वही मध्यम में हो गई, वही मध्यम बदल करके जघन्य हो गई, और वही जघन्य भूमि ही फिर बाद में कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये अनवस्थित है। भरत क्षेत्र में जो भूमि की व्यवस्था है वो क्या है? अनवस्थित है। तो ये भूमि और उस भूमि में रहने वाले जीव, अब उत्तम भोग भूमि तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए है, लेकिन वहाँ पर जो जीव रहेंगे उनकी जो मैक्सिमम जो लाइफ ड्यूरेशन होगी वो जो होगी वो तो 3 पल्ले की होगी। तो 3 पल्ले तो बहुत छोटा होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो बहुत बड़ा होता है। तो उतने काल तक वह भोग भूमि रहेगी, लेकिन जीव जो उसमें रहेंगे वो 3 पल्ले तक ही जीवित रहने वाले होंगे। इसी तरीके से मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु वाले, जघन भोग भूमि 1 पल्ले की आयु वाले। तो ये भोग भूमियों में जहाँ अनवस्थित है वहाँ उनका काल बताया गया। यहाँ तो अब क्या बोल दिया पहले सूत्र में, इसके अलावा ये तो भरत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, तो इसलिए भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हुए भरत क्षेत्र में इनका हमने काल बताया। अवसर्पणी के 6 आरे बनाए, उनमें से एक एक आरे का इतना इतना काल है। लेकिन भरत के अलावा जो हेमवत, हरि, विदेह आदि क्षेत्र हैं, इनमें तो सब कुछ क्या है? अवस्थित है। तो यहाँ पर भूमियों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ की भूमियाँ जैसी होंगी वैसी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ के जीवों की जो आयु है वो यहाँ बताई जा रही है। तो अब ये 1 पल्ले की आयु वाले क्रम क्रम से लगा लो। हेमवतक क्षेत्र में जो जीव हैं वो कैसे, कितनी आयु वाले हैं? 1 पल्ले की आयु वाले हैं। हारिवर्षक क्षेत्र में जो जीव हैं वो, जो हारिवर्षक जीव हैं यूँ कह लो, वो 2 पल्ले की आयु वाले। और दैव कुर्वक जो क्षेत्र हैं वो 3 पल्ले की आयु वाले हैं, है ना। तो जो आयु आपको अवसर्पिणी में उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि की बताई थी, वही आयु इन भोग भूमियों में भी है। और इस आयु से भी यह अपने आप सिद्ध होता है कि ये भोग भूमियाँ ही हैं, क्योंकि पल्ले की आयु भोग भूमि के अलावा और कुछ जीवों की नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जो 1 पल्ले की आयु है वो हेमवतक जीवों की है ना। हेमवत क्षेत्र में रहने वाले जो हेमवतक जीव हैं उनकी, मनुष्यों की आयु, है ना, और तिर्यंचों की भी आयु कितनी होगी? 1 पल्ले, ठीक है ना। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लोगे, अब थोड़े पढ़े लिखे तो हो गए ना। जब ये 1 पल्ले की आयु है तो ये भोग भूमि 3 प्रकार की है, तो कौन सी भोग भूमि कहलाई है? ये जघन्य भोग भूमि कहलाई, क्योंकि 1 पल्ले की आयु वाले जीव हैं, ठीक है ना। फिर हारिवर्षक जीवों की आयु कितनी है? 2 पल्ले की है, तो ये कौन सी भोग भूमि हो गई? ये मध्यम हो गई, ठीक है, पढ़ लिख तो गए हो। और दैव कुर्वक जो जीव हो गए उनकी आयु 3 पल्ले की बताई, तो ये कौन सी भोग भूमि हो गई? ये उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई, है ना। ऐसे आपको ये सूत्रों के अर्थ हमेशा ध्यान रह जाएंगे। तो उत्कृष्ट भोग भूमि का नाम क्या? देवगुरु, है ना। फिर मध्यम भोग भूमि का नाम क्या? हारिवर्षक। और जघन्य भोग भूमि का नाम हेमवत, उसमें रहने वाले हेमवतक आदि जीव हो गए। तो ये तो हमने अभी जो विदेह क्षेत्र के इस दक्षिण दिशा की ओर की व्यवस्था थी उसके बारे में बता दिया, है ना। उसी के हिसाब से आचार्य आगे फिर सूत्र लिख देते हैं, तथोत्तराः। क्या लिख दिया? तथा माने उसी प्रकार से, एज इट इज, जैसा हमने पहले मेंशन किया है दक्षिण दिशा के लिए, वैसा ही जो है उत्तर दिशा के लिए आप जान लेना। तो अब उसी तरह से वो व्यवस्था बन गई जो उत्तरा दक्षिण तुल्या की तरह, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अब उधर में भी भोग भूमियां हैं, इसका मतलब है तो विदेह के उत्तर दिशा की ओर जो भोग भूमि होगी, पहले तो उत्तर कुरु आएगा, ये तो देवकुरु हो गया। तो उधर उत्तर दिशा की ओर जो होगा वो
भोग भूमि पहले क्या कहलाएगी? वो उत्तर कुरु, जो विदेह में आएगी। फिर विदेह के बाद में नील पर्वत के बाद में जो क्षेत्र पड़ेगा वो क्या है? हैरण्यवत, है ना। देखो सबको याद होने लगा, है ना। व्यापारी लोग भी अब क्षेत्रों के नाम याद कर लिए हैं, समझ लो आप। हैरण्यवत, है ना। तो वो हैरण्यवत क्षेत्र, अब इधर पहले उत्कृष्ट आ गई, तो उसके बाद में वो हैरण्यवत क्षेत्र क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी बोलो। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। दैव गुरु के बाद में इधर से आ गया पहले उत्तर गुरु, पहले रम्यक आएगा ना, तभी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर कैसे गड़बड़? तो पहले रम्यक आएगा, है ना। उधर से आओगे तो हेमवतक आएगा, ऐरावत से चलोगे, इधर से चल रहे हैं ना अपन। हाँ, तो ये भी तो ध्यान रखो, है ना। तो जब विदेह से निकलेंगे नील पर्वत के बाद में, तो पहले रम्यक आएगा, उसके बाद में हेमवत क्षेत्र आएगा, वो हैरण्यवत क्षेत्र आएगा, है ना। तो अब इसमें इसकी तुलना दक्षिण की दिशा के समान ही करना है, ठीक है। तो हेमवतक और हैरण्यवत, हेमवतक इधर हो गया, फिर भूल गए। हेमवतक और हैरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों का जो आयु है वो एक जैसी रहेगी। क्योंकि भरत क्षेत्र के बाद इधर से पहला क्षेत्र कौन सा है? हेमवत, है ना। और ऐरावत के बाद उधर से चलोगे तो पहला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? हैरण्यवत। इसलिए हेमवत और हैरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा? जो हेमवत क्षेत्र में होगा, हेमवतक जीवों में होगा, वही हैरण्यवतक जीवों में होगा। तो क्या होगा? यहां पर भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर से हरिवर्षक और उधर से रम्यक, ठीक है ना। इन दोनों में मध्यम भोग भूमि हो गई। और देवगुरु और उत्तर गुरु, इनमें उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई। इस तरह से आप अच्छे ढंग से याद कर लो, रट लो, ठीक है ना। और रटने के लिए एक और अच्छा तरीका है, देवगुरु उत्तर गुरु, है ना। और हेमवतक और हैरण्यवत, दोनों के नाम हई से ही शुरू हो रहे हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। और फिर इधर से हरि और रम्यक, ऐसे याद कर लो। तो ऐसी ये भोग भूमियों में साम्यता है, ठीक है ना। तो अब आप बताएंगे कि जम्बू द्वीप में टोटल भोग भूमियां कितनी हो गई? जम्बू द्वीप में टोटल भोग भूमियां कितनी हो गई? हैं? 6 तो हुई, 3 दूनी 6, सीधे सीधा हिसाब किताब है, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है ना। देवकुरु उत्तर कुरु, ये 2 उत्कृष्ट भोग भूमियां हो गई, और बाकी के 2 जगन मध्यम हो गई, 2 जगन्य हो गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जम्बू द्वीप के अंदर, एक द्वीप के अंदर कितनी भोग भूमियां हैं? 6 भोग भूमियां हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए जम्बू द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? भरत क्षेत्र कितने हैं? एक ही है ना। तो अब थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोलो, कॉन्फिडेंटली। हाँ, अब पूरा आप ये आगे बढ़ने वाले हैं, सब पूरा पार हो गया है, सब ये समुद्र, है ना। अब यहाँ से द्वीप से बाहर निकलने वाले हैं। इसी जम्बू द्वीप में कब तक बैठे रहोगे? थोड़ा दुनिया की और सैर भी करना है ना। तो अब आप पहले इसको समझ तो लो। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 28 में हमने जाना कि जम्बू द्वीप में भरत और ऐरावत के अलावा सभी क्षेत्र अवस्थित होते हैं, यानी वहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता। उन भूमियों में जो काल है, जैसी व्यवस्था है, वह व्यवस्था एक जैसी बनी रहेगी, यानी हेमवत, हरि, विदेह और उत्तर में हैरण्यवत और रम्य क्षेत्र में अवस्थित व्यवस्था होगी। पूर्व और पश्चिम विदेह की कर्म भूमियाँ भी अवस्थित हैं, और उत्तर गुरु और देव गुरु की भोग भूमियाँ भी। वहाँ पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल नहीं होते हैं। सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा इत्यादि जो 6 काल का वेरिएशन है, वह नहीं होता। सूत्र 29 में हमने इन भूमियों की निवासियों की आयु के बारे में जाना।
जैसे भरत क्षेत्र में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं, ऐसे ही हेमवत में रहने वाले हेमवतक, हरिवंश क्षेत्र में रहने वाले हरिवंशक, देवकुरु में रहने वाले देवकुरुवक कहलाएंगे। सूत्र 30 से हमने जाना कि जम्बू द्वीप के उत्तर दिशा में भूमियों की व्यवस्था दक्षिण दिशा के तुल्य है। हमने पहले जाना था कि भरत क्षेत्र में अनवस्थित व्यवस्था है और अभी यहाँ अवसर्पणी काल है। यहाँ उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है और यहाँ रहने वाले जीवों की आयु 3 पल्ले होती है। मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर की और जीवों की आयु 2 पल्ले और जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर की और जीवों की आयु 1 पल्ले की होती है। यही जघन्य भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि भरत और ऐरावत के अलावा सभी भूमियां अवस्थित हैं, उनका कोई काल आयु नहीं है। हमने इनमें रहने वाले मनुष्य और तिर्यंचों की आयु और भोग भूमि का प्रकार भी जाना। हेमवतक की आयु 1 पल्ले होती है और वहाँ जघन्य भोग भूमि होती है। हरिवंशक की आयु 2 पल्ले और मध्यम भोग भूमि और देवकुरु की आयु 3 पल्ले होती है और वहाँ उत्तम भोग भूमि होती है। हमने जाना कि पल्ले की आयु भोग भूमि के अलावा और किन्हीं जीवों की नहीं होती है। विदेश क्षेत्र के उत्तर की व्यवस्था में उत्तर कुरु में देवकुरु के समान उत्तम भोग भूमि और 3 पल्ले की आयु होती है। रम्यक में हरि क्षेत्र के समान मध्यम भोग भूमि और 2 पल्ले की आयु होती है और हिरण्यवत में हेमवत के समान जघन्य भोग भूमि और 1 पल्ले की आयु होती है। इस तरह जम्बू द्वीप में कुल 6 अवस्थित भोग भूमियां हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, हेमवत क्षेत्र में रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे? हेमवतीय, हेमवर्तक, हेमवतक, हेमवता। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।